दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व में एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। और ये क्लास सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हों चाहे आप उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हों। आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला इसलिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये जो सिलेबस के अंदर रखा गया, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सिलेबस के अंदर रखा गया है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। और ये जो वीडियो होगा नंबर दिलाने वाला वीडियो होगा, तो इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और इसमें हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? सम्राट अशोक के मूल धम्म के मूल जो संदेश है वो क्या है? ऑप्शन ए में है राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ऑप्शन नंबर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सम्राट अशोक ने धम्म की जो मूल संदेश दिया है, इस मूल संदेश के अंदर राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा इसको भी शामिल किया गया है, बड़ों का सम्मान इसको भी शामिल किया गया है, धार्मिक सहनशीलता इसको भी शामिल किया गया। तो इस तरह से ये चारों चीजों को अशोक के धम्म के मूल संदेश के अंदर दिखता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जो ऑप्शन नंबर ई के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। हम लोग बात करें अशोक जो है, अशोक का संबंध मौर्य वंश के ये तीसरा शासक हुए और मौर्य वंश का महानतम शासक में से एक है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने, ध्यान रखिएगा, 261 बीसी में यानी ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम है कलिंग की लड़ाई। इसी कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया और साथ में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को इस रूप में अपनाया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने खुद का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेज दिया। तो ध्यान रखिएगा सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था। अगर हम लोग अशोक की बात करें, अशोक, सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने अभिलेख द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया था। सम्राट अशोक ही पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने अभिलेख के द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया था और इन्होंने ही, सम्राट अशोक ने ही भारत में अभिलेखों की परंपरा भी शुरू करवाया। और ध्यान रखिएगा सम्राट अशोक के अभिलेख का पढ़ने का जो श्रेय जाता है, सबसे पहली बार सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सफलता जो मिला वो 1837 में जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ा था। इस तरह से इसको भी याद रखिएगा, सम्राट अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने। कब? 1837 में। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यानी मौर्य समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 7 वर्गों में। और इसका जो विभाजन का उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सम्राट अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, मौर्य समाज के 7 वर्गों का विभाजन मिलता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था इंडिका। और इसी इंडिका में मौर्य समाज साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजन किया के बारे में बताया था। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ये भी ध्यान रखेगा मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे और इसी मेगास्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका। और कौटिल्य के बारे में याद रखिए, ये जो कौटिल्य है दोस्तों, कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसी को आप लोग विष्णुगुप्त कहते हैं या इसी को आप लोग विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य भी कह सकते हैं।
तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। इसी कौटिल्य ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान चीन का यात्री था और भारत में ये जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गुप्त वंश का शासक है और ये गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय है। गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के दरबार में चीन का एक प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम है फाहियान, वो भारत आए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए में है ग्राम पंचायत के लिए, ऑप्शन बी में है राष्ट्रकूट वंश के साथ युद्ध, ऑप्शन सी में श्रीलंका के साथ व्यापार, ऑप्शन डी में है तमिल संस्कृति की उन्नति, चौथा ऑप्शन नंबर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चोल काल जो फेमस था वो ग्राम पंचायत के लिए फेमस था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हम लोग बात कर ले चोल काल यानी चोल वंश। चोल वंश फेमस था ग्राम पंचायत के साथ साथ में नौसेना के लिए, ये भी याद रखिएगा, नौसेना के लिए फेमस था। किसके लिए? नौसेना और ग्राम पंचायत, इस दोनों के लिए फेमस था चोल काल। और अगर हम लोग बात कर ले चोल वंश के संस्थापक, चोल वंश के संस्थापक जो थे वो विजयालय थे। याद रखिएगा, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और इस विजयालय ने चोल वंश का जो राजधानी बनाया था वो तंजौर को बनाया था। कहाँ? तंजौर। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, और इस विजयालय ने चोल वंश की राजधानी कहाँ बनाया था? तंजौर। वैसे अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी। याद रखिएगा, चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थे, जबकि चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया और विजयालय शासक के रूप में बना, तो इन्होंने अपनी राजधानी को तंजौर वापिस किया था। तो इस तरह से याद रखिएगा, चोल काल में यानी चोल वंश के संस्थापक विजयालय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तंजौर में। इसके अलावा एक सवाल और याद रखिएगा, चोल काल के प्रांतों को 6 प्रांतों में बांटा गया था। चोल काल में अपने साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था, जिसे मंडलम कहा जाता था। याद रखिएगा, चोल काल के प्रांतों को 6 प्रांतों में बांटा गया था, जिसको कि मंडलम कहा जाता है। अगला जो सवाल है, दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार को कहते हैं गोपुरम। आप इस तरह से इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दक्षिण भारत के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं, सभी मंदिर मुख्य रूप से ये जो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। दक्षिण भारत में जितने मंदिर का निर्माण किया जाता है, किस शैली में? द्रविड़ शैली में। और दक्षिण भारत में मंदिरों के मुख्य दरवाजे को, मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो मिलता है ये हम्पी में मिलता है। ध्यान रखिएगा, हम्पी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और राजधानी हम्पी ही हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। वैसे अगर हम लोग बात कर ले हम्पी के बारे में, हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में 1986 में शामिल किया गया, और ये एग्जाम में पूछा भी गया सवाल है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है? तो 1986 ईस्वी में। अगला सवाल है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ये ऐसा थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी राजाओं के ईश्वर अधिकार का सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, वह था बलबन, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अगर हम लोग बात कर लें बलबन के बारे में, तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और ये बलबन इल्तुतमिश के गुलाम भी हुआ करते थे, और इल्तुतमिश का ये दामाद भी था, ध्यान रखिएगा। इसी बलबन को रक्त एवं लौह नीति के नाम से भी जाना जाता है। रक्त एवं लौह नीति की शुरुआत बलबन ने करवाया था। इसी बलबन ने अपने साम्राज्य के अंदर सिजदा एवं फेबोस प्रथा की शुरुआत करवाया था। याद रखिएगा, बलबन ने अपने साम्राज्य के अंदर सिजदा एवं फेबोस प्रथा की शुरुआत करवाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रारंभ 12वीं शताब्दी में हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात करें विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहां पर हुआ, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ। और भारत में कागज का पहला प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगर हम बात करें आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रथम कागज मिल की स्थापना 1870 में किया गया था, कोलकाता के बल्लीगंज में। याद रखिएगा, भारत में प्रथम कागज मिल की स्थापना 1870 में, कहां पर? कलकत्ता के बल्लीगंज में। अगला सवाल है, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ऑप्शन ए में है हुमायूं, ऑप्शन बी में है अकबर, ऑप्शन सी में है जहांगीर, और ऑप्शन डी में है शाहजहां, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यूरोपीय चित्रकारी शैली का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग बात कर ले अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार जो थे, उस चित्रकार का नाम है दसवंत एवं बसावन। याद रखिएगा, दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। और वैसे अगर चित्रकारी की बात करें, तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा, जहांगीर का जो स्वर्ण शासन काल है, जहांगीर के शासन काल को मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है, जहांगीर का शासन काल। वैसे यूरोपीय चित्रकारी की जो शुरुआत हुई थी अकबर के द्वारा हुआ था। और अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछ ले कि मुगल काल में सर्वप्रथम चित्रकारी की शुरुआत किस समय में हुआ था, तो हुमायूं के समय में। मुगल काल में सर्वप्रथम चित्रकारी की शुरुआत हुमायूं में हुआ, जबकि यूरोपीय चित्रकारी की शुरुआत अकबर में हुआ। और साथ साथ में याद रखिएगा, मुगल काल में जहांगीर के शासन काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। वैसे ये प्रश्न का सही आंसर होगा, यूरोपीय चित्रकारी में प्रवेश करने का किसके दरबार में हुआ था, तो अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ध्यान रखिएगा अकबर के दरबार में, अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आता है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और अकबर का शासनकाल की बात हम लोग करें, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो ध्यान रखिएगा 1556 से 1605। 1556 से 1605 का जो समय है, ये अकबर के शासनकाल का समय है। ईस्ट इंडिया भारत में कब आया था? 31 दिसंबर 1600 को। इसलिए भारत में अकबर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आगमन हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्रों में नहीं लिया था? ये ग्वालियर का जो सिंधिया परिवार है, इसको अपने क्षेत्रों में नहीं लिया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये जान लीजिए गांधी जी का नमक सत्याग्रह। गांधी जी का नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, यानी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल 78 समर्थकों के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस नमक सत्याग्रह का अंत किया था। और इस नमक सत्याग्रह का एक मुख्य उद्देश्य जो था,
वो पूर्ण स्वराज था। जो पूर्ण स्वराज ऑप्शन नंबर डी में दिखता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में 1921 का, अगला सवाल है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था केरल में। केरल में मालाबार तट के अंदर, ध्यान रखिएगा 1921 में मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में, और इसके प्रमुख नेता जो थे वो अली मुसलियार थे। याद रखिएगा प्रमुख नेता कौन थे, अली मुसलियार। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में। और ये जो हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन का विरोध कब हुआ था, 1905 में। और बंगाल का जो विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को दो भागों में, दो प्रांतों में विभाजित कर दिया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में बंगाल के लोगों ने कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचकर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया था। इसी आंदोलन का एक और नाम है जो बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। बहिष्कार आंदोलन इसलिए कहते हैं कि इसमें जितने भी विदेशी वस्तुएं थे, इन सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, इसलिए इसको बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, इसलिए कि ये आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, इसलिए इसको बंग भंग आंदोलन कहते हैं। अगला जो सवाल है, किस बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। तो 1929 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत बिहार से उड़ीसा एक अलग राज्य बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया। ध्यान रखिएगा बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और फिर इसी बिहार से झारखंड अलग हुआ जो 15 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड अलग कब होता है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कमेटी यानी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था। तो ध्यान रखिएगा न्याय पंचायत के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था। ये है अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्याय पंचायत बोला गया है, अगर इसी के स्थान पे त्रिस्तरीय रहता तब हम लोग आंसर करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है न्याय पंचायत, ये किससे संबंधित है, अशोक मेहता समिति। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का प्रावधान बलवंत राय मेहता समिति का है, लेकिन न्याय पंचायत जो है ये अशोक मेहता समिति, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात कर लें ग्राम पंचायत का गठन सर्वप्रथम पहली बार 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। और दूसरी बार 11 अक्टूबर 1859 को आंध्र प्रदेश में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस तरह से सबसे पहली बार जो किया गया राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1859 को, उसके बाद 1859 नहीं दोस्तों 1959, याद रखिए 1959 ग्राम पंचायत का पहली बार गठन जो किया गया था वो किया गया था 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। और ये दोनों ही जगह जो उद्घाटन किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में कौन सा कार्य नहीं आता है। तो स्वास्थ्य सेवा तो यह स्थानीय क्षेत्र में आता है, स्वच्छता ये भी आता है, जनोपयोगी सेवा ये भी आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव यही अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही हो जाएगा। ये स्थानीय स्वशासन के अंदर नहीं आता है, ये जो आता है राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय स्वशासन के अंदर। तो आपसे पूछा गया है स्थानीय स्वशासन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है स्थानीय स्वशासन के अंदर नहीं आता है।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा पूर्व में एग्जाम में जो पूछे गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न था, उन सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप लोगों को बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर रूप से पाने के लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल से बने रहिए। तो आज की क्लास इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।